हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और हम जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे उसके ऊपर सीरीज़ कर रहे हैं। उसके 6 चैप्टर पे हम हैं और 6 चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस टू चेंज। जो पिछले चैप्टर्स थे उसके अंदर हमने जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना देखा, या उसके अंदर हम कैसे पैटर्न्स हैं या क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं वो सब हमने देखा है। अब जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करते हुए कुछ रेजिस्टेंस आता है हमारे बॉडी से या हमारे माइंड से। हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज़ है अवेयर होना। पहले तो उस जो चेंज आप करना चाहते हैं उसके लिए अवेयर हो जाइए कि हाँ, ये पैटर्न है, ये मेरा बचपन से चलता आया है, या ये चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। सिर्फ ये सोच लेना कि सिर्फ मुझे चेंज करना है से चेंज नहीं होगा। पहले हमें अवेयर होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। अब अवेयर होने के बाद आप जब कोई भी फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो सबसे पहला हमें लगता है कि नहीं, इट इज़ वेरी सिली, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसे करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो लेकिन फ़र्स्ट स्टेप लेना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से ही लोग छोड़ देते हैं। चेंज करना जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता। सो दैट इज़ द फर्स्ट। जब आपको रेजिस्टेंस शो हो रही है दैट मीन्स कि आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। अब अगर मुझे इस रूम से उस रूम तक जाना है, तो मैं अगर ये सोचूं कि नहीं मुझे उस रूम तक पहुंच जाना है, तो मैं ऐसे नहीं पहुंचूंगी। आई हैव टू टेक सम स्टेप्स। मेरे को 2-4 स्टेप या जितनी भी दूर रूम है मुझे उतना स्टेप्स लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करना है अपनी लाइफ से, तो हमें सोचते हैं अभी ख़त्म हो जाए, इसी टाइम इसी मोमेंट में ख़त्म हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है, हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं उसके लिए। तो वो स्टेप्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कोई भी प्रॉब्लम जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, एक्चुअली वही आपका लेसन है, वही उसमें से ही आपको सीखने को मिलेगा। जो चीज़ आपको इजी लग रही है वो तो ऑलरेडी आपको आती है, इसलिए वो आपको इजी लग रही है। सो टेक इट एज अ चैलेंज दैट यू हैव टू चेंज इट। अब जब आप चेंज करने के लिए अवेयरनेस ले आते हैं, तो हमें अवेयरनेस के अंदर दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो हमें रेजिस्टेंस को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है, ठीक है, कि कैसे रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में आ रही है। और सेकंड, स्टिल मेकिंग द चेंजेस, फिर भी चेंजेस को करना है। छोटे छोटे चेंजेस हमें करते रहने रहने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलती हूँ कि उस इंसान के बारे में सोचिए जो कि जिसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं और जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपके फेस पे बहुत गुस्सा आ जाएगा, आपकी बॉडी पूरी स्टिफ हो जाएगी, आप मुट्ठियाँ टाइट कर लोगे। मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट यू विल सी इनटू योर बॉडी। दैट इज़ रेजिस्टेंस। वो दिखा रहा है कि आप उस फॉरगिवनेस के लिए जो है, अगर मैं आपको फॉरगिवनेस करने के लिए बोलूँ, मैं ये कहूँ कि उसको फॉरगिव कर दो, तो वो रेजिस्टेंस शो कर रही है आपकी बॉडी कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुझे नहीं करना है। और जब तक आप उससे निकलेंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन ऑब्ज़र्व करना सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी बॉडी क्या फ़ील कर रही है, आपका माइंड क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है। तो तो कौन से क्लूज़ हैं जिससे आपको पता चलता है? तो सबसे पहले नॉन वर्बल क्लूज़ आते हैं। मैं नंबर वाइज़ चलूँगी। तो नंबर 1 है नॉन वर्बल क्लूज़, जिसके अंदर आप अगर हम वो बात कर उस बारे में बात कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर दोगे। आप उस रूम से चले जाओगे, आप बाथरूम में चले जाओगे, आप लेट होगे उस चीज़ के लिए जहाँ पे आपको पहुँचना है, अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं या उस इंसान को अवॉइड करना चाहते हैं। काफ़ी लोग इतना ज़्यादा फ़ील करते हैं कि वो सिक भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि वो चीज़ ना करके कुछ और चीज़ करना चालू कर देते हैं। अपने आप को बिज़ी शो करना चालू कर देते हैं, राइट। उसके बाद है एजम्पशंस। ये भी एक तरह की रेजिस्टेंस होती है कि आप एज्यूम करना चालू कर रहे हैं, जैसे कि इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है,
या फिर मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ अंडरस्टैंड नहीं करेगी, ये चीज़ समझेगी नहीं वो बिल्कुल भी। हम एज्यूम करते हैं ऐसी चीज़ें दूसरों के बारे में, हमें पता, हमने वो चीज़ प्रैक्टिकली करी नहीं है लेकिन हम एज्यूम करना चालू कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। वो मेरी मदद नहीं कर सकते, वो मेरे गुस्से को हैंडल नहीं कर सकते। मतलब यू डोंट नो व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल एक्चुअली डू इट, बट आप एज्यूम कर रहे हैं। नंबर 3 है बिलीव्स। आपके कुछ बिलीव्स होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि नहीं, ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये चीज़ ऐसे ही होती है, ठीक है। मैं जो है कि बहुत दूर तक ड्राइव नहीं कर सकती, या फिर ये चीज़ बहुत महंगी है, ठीक है, मेरे लायक नहीं है, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करती, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें बोलते हैं तो ये किसी बिलीफ सिस्टम से आ रहा होता है, ये आपने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं करा है। ये आपको सिर्फ एक रेजिस्टेंस शो करने के लिए आप ये चीज़ें बोल देते हैं। आपको क्योंकि आगे नहीं बढ़ना, दूसरा स्टेप नहीं लेना, आप ये चीज़ें बोल देते हैं और वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद चौथा रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? दैम। हम दूसरों के ऊपर चीज़ों को थोपते हैं। जैसे हम सबसे पहला तो भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि भगवान ऐसा नहीं चाहते। उसके बाद ये मेरे लिए राइट एनवायरनमेंट नहीं है, ये जो एनवायरनमेंट है मेरे लिए अभी का, वो मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो मुझे चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। मेरे पास राइट टीचर नहीं है, राइट बुक्स नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। डॉक्टर ने मुझे मना करा ये सब करने के लिए। तो इस तरीके से हम दूसरों के ऊपर जब चीज़ों को थोपने लगते हैं तो वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, विरोध है, राइट। फिर हमारे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि मैं बहुत मोटी हूँ, या मैं बहुत ओल्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ इसलिए अब ये चीज़ नहीं कर सकती, या फिर मैं बहुत शॉर्ट हूँ, बहुत टॉल हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत डम हूँ। इस तरह के सेल्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको रेजिस्टेंस शो करते हैं, चेंज होने के लिए आपको रोकते हैं। उसके बाद है डिलेइंग टैक्टिक्स, नंबर 6। मतलब आप चीज़ों को ना डिले, आप उसको करना नहीं चाहते, उस वक्त नहीं करना चाहते, डिले करते हैं, देरी करते हैं कि जैसे मैं ये चीज़ बाद में कर लूँगी, या फिर अभी मैं इस बारे में नहीं सोच सकती, बहुत लेट हो गया है, या फिर बहुत जल्दी है अभी इस बारे में करने के लिए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिले करते हैं। नंबर 7 इज़ डिनाइल। हम डिनाइल मोड में चले जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, मतलब मेरे साथ तो कुछ गलत है ही नहीं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, इसके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब आप आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मेरे साथ तो कुछ गलत है ही नहीं। तो चेंज होने के लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा, क्योंकि आप डिनाइल में चले गए हैं एकदम ज़्यादा। तो और ये चेंज होके करना भी क्या है, इससे क्या अच्छा होगा, इस तरीके से आप अगर बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप डिनाइल वाली रेजिस्टेंस में चले गए हैं। और सबसे जो बड़ा जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है फियर का। जब आपको डर होता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, या फिर मैं फ़ेल हो जाऊँगी इस चीज़ के लिए, या मैं डरती हूँ अपने किसी को बताने के लिए, आप डरते हैं तो या फिर मैं हर्ट हो जाऊँगी ये चीज़ अगर मैं करूँगी तो, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू डू, बहुत मुश्किल है ये चीज़ करनी। तो जो भी डर वाले जो भी इमोशंस आपके आते हैं वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, आपको इनको ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी बॉडी जो है वो कौन सा, उसमें किस तरह का फ़ियर है, डिनायल है, किस तरह की रेजिस्टेंस आप दिखा रहे हो। तो ये अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो ऑथर है शी सेज़ कि आप अगर मिरर वर्क करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आप मिरर में देख के बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, या फिर आई एम विलिंग टू चेंज, राइट, अगर आप ये कह सकते हैं। और जब आप ये कहते हैं तो आप देखेंगे कि आपको
आप अगर ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, उसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, तो अगर जब आप ये देखेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे, तब आप एक्चुअल में उस प्रॉब्लम के लिए चेंज होने के लिए रेडी हैं। उसके बाद अगर कोई चीज़ अगर रिपीटेड पैटर्न्स में आपको दिख रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आप शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो नीड होती है हमारी, अगर हम रेजिस्टेंस क्यों शो करते हैं, और द ऑथर इज सेइंग कि वो जो रेजिस्टेंस है वो इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो हमें कहीं ना कहीं वो हमारी नीड है, ठीक है। हम चाहते नहीं हैं एक्चुअली, अंदर से इंटरनली हम बाहर से शो करते हैं कि हमको चेंज होना है, लेकिन इंटरनली वो हमारी नीड है। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा बाहर से बोल रहा है कि मुझे वेट लॉस करना है, और वो बहुत ज़्यादा बार बार ओवर ईटिंग कर रहा है, इसका मतलब अंदर से ओवर ईटिंग इज़ माई नीड। तो उस नीड को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विल पावर कम है, कि आपका डिसिप्लिन नहीं है। आपको वो बॉडी की नीड को अंडरस्टैंड करना है कि वो नीड कहाँ से आ रही है, उसका कॉज क्या है। तो अब अगर वो जो नीड है उसको आप रिलीज़ कर देते हैं, तब आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो वो समझना कि मैं ओवर ईटिंग क्यों कर रही हूँ, वो जो मेरी बॉडी की नीड ये क्यों है, राइट। अगर वो आपकी नीड इसलिए है बिकॉज देयर इज़ अ विटामिन डेफिशिएंसी, या कोई और या फिर आप आउट ऑफ स्ट्रेस खा रहे हैं, तो इस तरीके से एनालाइज करना कि वो नीड क्यों है मेरी बॉडी की, और फिर उस नीड को रिलीज़ करना अंडरस्टैंड करके। तो ये विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग से होगी, और अपने आप को अनवर्दी नहीं समझना, ठीक है। हम अपने आप को ये समझते हैं कि आई एम अनवर्दी, मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकती, ये मेरे लायक नहीं है। तो इसकी वजह से भी प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते हैं, मतलब हम वो चीज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर हम उसको देरी करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेल्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करना अपने आप को। बार बार काफ़ी लोग अपने आप को ही बहुत बुरा बोलते रहते हैं, तो वो भी नहीं करना है। अब यू कैन एज्यूम कि अगर आप एक 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैं, और जो बच्चा जो 3 ईयर ओल्ड है वो बहुत डरा हुआ है, उसमें फियर किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस है, फियर हो सकता है, या फिर किसी तरीके का डिनाइल हो सकता है, या आप ये समझ लीजिए कि वो डरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप उस 3 साल के बच्चे को जाके कंफर्ट करेंगे, आप उसको समझाएंगे, राइट। यही सेम चीज़ आपको खुद के साथ करनी है, क्योंकि जब आप 3 साल के बच्चे थे, जब आपको वो फियर आया था, तो शायद किसी ने आपको वो कंफर्ट नहीं किया था। तो लेकिन क्योंकि जो पास्ट में हो गई है वो चीज़, वो तो हो गई है, लेकिन अब आप एक एडल्ट हैं, तो आप अपने 3 ईयर ओल्ड को समझा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग, आप समझा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे है, जैसे कि हम एक 3 साल के बच्चे को समझाएंगे। सो दिस वॉज इट इन द चैप्टर। आई होप यू विल वर्क टूवर्ड्स इट। जो भी रेजिस्टेंस आपके प्रॉब्लम को चेंज करने में आ रहा है, आप उस पर काम करेंगे, एंड we will do the next chapter on the next Saturday, 7th chapter, right? That is how to change. So thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel, and मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, so that I understand कि you really liked it. Thank you again for watching it patiently.